नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। डाइजेस्टिव सिस्टम का एडमिशन चल रहा है और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डंपिंग सिंड्रोम। क्या मतलब होता है डंपिंग सिंड्रोम का? डंपिंग सिंड्रोम का मतलब होता है अपने स्टमक से फूड का फास्ट मूव कर जाना, रैपिड मूव कर जाना। किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टमक से फूड का जल्दी से या फास्ट या रैपिड मूव कर जाना फूड का, वो कहलाता है डंपिंग सिंड्रोम। तो यहाँ पर हमने देखा था, सबसे पहले यहाँ पर बात करें, ये स्टमक हो गया और उसके बाद ये ड्यूडेनम हो गया। यहाँ से यानी स्टमक से, मैंने क्या बोला, स्टमक से या गैस्ट्रिक कंटेंट का फास्ट या रैपिड मूव किसके अंदर कर जाना? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कर जाना, ये कहलाता है डंपिंग सिंड्रोम। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे, क्या मतलब होता है। इट इज़ डिफाइंड एज रैपिड मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम stomach to small intestine due to subtotal गैस्ट्रेक्टोमी। क्या मतलब होता है पूरे का? इट इज़ डिफाइंड एज द रैपिड मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट का रैपिड मूवमेंट कर जाना। कहाँ से? फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से? स्टमक से कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्यू टू सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। किसके कारण यहाँ पर सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। क्या मतलब होता है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में? यहाँ पर हमने पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस किया था। पेप्टिक अल्सर में हमने डिस्कस किया था कि 3 प्रकार के पेप्टिक अल्सर होते हैं। पहला एसोफेजियल अल्सर, नेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पर गैस्ट्रिक, नेक्स्ट देखा था ड्यूडेनल अल्सर। तो यहाँ पर हमने देखा था जो सबसे मोस्ट कॉमन साइट है अपने स्टमक के अंदर, वो था पाइलोरिक पार्ट। अब पाइलोरिक या पाइलोरस पार्ट के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है जो डायलेटेड थोड़ा सा एरिया होता है, ये मान लीजिए थोड़ा सा डायलेटेड एरिया है, जिसको कहते थे पाइलोरिक एंट्रम। क्या कहते थे? पाइलोरिक एंट्रम। और जो ये कैनाल जैसी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैनाल जैसी थोड़ी सी संरचना है, ये भी पाइलोरिक का पार्ट है या पाइलोरस का पार्ट है, और इसका नाम है पाइलोरिक कैनाल। और सबसे मोस्ट कॉमन जो पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक का था, वो किस पार्ट में पाया जा रहा था? हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये पाइलोरिक एंट्रम में पाया जा रहा था। कहाँ पर? पाइलोरिक एंट्रम में। और इसकी सर्जरी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर ये सर्जरी इसकी होगी तो क्या होगा। अगर ज़्यादा, या पेप्टिक अल्सर की बात करें, अल्सर अगर ज़्यादा हो गया है तो पूरा स्टमक निकालना पड़ेगा, यानी टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करनी पड़ेगी। अगर यही अल्सर यानी गैस्ट्रिक अल्सर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर है, मोस्ट कॉमन कहाँ होता है? पाइलोरिक एंट्रम में होता है। अगर ये अल्सर कहाँ पर फॉर्म हुआ है? ये पाइलोरिक एंट्रम में हुआ है, तो पर्टिकुलर स्टमक के कुछ या आधे हिस्से को काट करके निकाल देंगे, जिसको हमने बोला है तो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। तो क्या होगा? सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर आधा स्टमक निकाल दिया जाएगा, तो क्या होगा? इसमें फूड आएगा। फूड आने के बाद फास्ट क्या हो जाएगा? फूड का फास्ट मूव किसके अंदर चला जाएगा? कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। और हमने इसके बारे में डिस्कस किया था स्टमक के बारे में कि ये क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज होता है, यानी अपना जो स्टमक होता है, स्टमक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ये टेम्परेरी स्टोरेज कितने घंटे के लिए? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, ये कितने देर के लिए स्टोरेज करता है? 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए ये फूड को यहाँ पर स्टोर करता है या यहाँ पर रोके रखता है। क्यों रोके रखता है? यहाँ पर मकसद क्या था? हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर खाने के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा था? HCl पाया जा रहा था। इसका काम क्या हो रहा था? इसका काम था कि पर्टिकुलर यहाँ पर जो बैक्टीरिया, यानी स्टमक के अंदर जो भी बैक्टीरिया आए हैं हार्मफुल, जो अपनी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, क्या कर रहा था यहाँ पर? इसका ये कर रहा था किल। बैक्टीरिया क्या कर रहा है? बैक्टीरिया HCl के द्वारा बैक्टीरिया को क्या कर दिया जा रहा है? यहाँ पर किल कर दिया जा रहा है। अब पर्टिकुलर यहाँ पर केमिकल डाइजेशन अपने स्टमक से ही स्टार्ट होता है। अगर बात करें माउथ से, तो माउथ में ही होता है। हमने देखा था वहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसके अंदर से सलाइवा का सिक्रेशन होता है, और उसके अंदर
कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले पर्टिकुलर एंजाइम्स पाए जा रहे थे, जिसको हमने नाम दिया था सलाइवरी एमाइलेज। वहां पर क्या था, टाइलिन। वहां पर क्या हो रहा था, सिर्फ व सिर्फ किसका डाइजेशन हो रहा था, वहां पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था माउथ के अंदर। और वहां पर हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड्स का डाइसेकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स में चेंज किया जा रहा था। अब यहां पर बात करें या यहां पर बात करें तो क्या हो रहा था, कुक्ड स्टार्च का माल्टोज के अंदर, यानी क्या होता, कुक्ड स्टार्च का किसमें, माल्टोज, सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। अब पर्टिकुलर इसमें बात की जाए अपने स्टमक में, तो यहां से पेप्सिनोजन या चीफ सेल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं स्टमक के अंदर, पेप्सिनोजन, और चीफ सेल, ये पर्टिकुलर सेल पाई जाती हैं जिसके अंदर से पेप्सिनोजन और रेनिन एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। और ये पर्टिकुलर क्या करते हैं, ये मोस्टली अपने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हैं और ये क्या काम करते हैं, पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में चेंज करने का काम करते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन अपने स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर 2 से 3 घंटे फूड का स्टोरेज नहीं होगा, यहाँ पर फूड नहीं ठहरेगा, तो पर्टिकुलर जितनी यहाँ पर हमने जनरल डिस्कशन किया, ये क्या यहाँ पर हो पाएगा, इतने काम हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। हमने देखा इसका काम क्या होता है, 2 से 3 घंटे फूड का स्टोरेज करना। यही अगर क्या होगा, तो इसके अंदर क्या देखा था, हम यहाँ पर देखे थे कि जो गैस्ट्रिक कंटेन है वो जल्दी पास मूव कर जा रहा था स्टमक से किसके अंदर, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये हो गई डेफिनेशन के बारे में इसके। अब देखते हैं इसके कॉज क्या होंगे। कॉज ऑलरेडी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है कि इसके कॉज डॉक्टर या पेप्टिक अल्सर में जब भी डॉक्टर सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करेगा, उस टाइम पर पेशेंट को पहले ही बता देगा वो आपको अब डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशन आप में हर समय रहेगी। अगर बात करें तो लाइफ टाइम तक कौन सी कंडीशन डेवलप रहेगी, यहाँ पर डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप रहेगी। तो यहाँ पर कॉज की बात करते हैं। कॉज तो यहाँ पर हमने देख लिया क्या था, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। यहाँ पर क्या है, ये कॉज है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएगा, यहाँ पर अगर फूड कम टाइम के लिए स्टोरेज हो रहा है या बात करें रैपिड मूवमेंट हो रहा है अपने स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। यानी यहाँ पर एक बात और करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट किसके अंदर होता है, स्टमक के अंदर होता है, जो कि फॉर्म किस क्या यहाँ पर बात करें, स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये कहां पर होता है, स्टमक के अंदर ये होता है। और इसकी बात करें तो ये क्या काम करता है, स्टमक ये काइम बनाने काम आता है। यानी स्टमक क्या करता है, काइम बनाता है। काइम क्या होता है, फूड प्लस सलाइवा प्लस गैस्ट्रिक ज्यूस, ये क्या होता है, काइम। अगर इसी की बात करें काइम की, तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट बात करें काइम, इसी को इस तरह लिख सकते हैं, बोलस प्लस गैस्ट्रिक ज्यूस। फूड प्लस गैस्ट्रिक ज्यूस क्या हो जाता है, काइम होता है। या तो इसकी बात करें तो ऑलरेडी क्या फूड और सलाइवा मुंह से या माउथ से स्टार्ट हो जाता है या माउथ से बनकर आता है, जिसे हम बोलस कहते हैं। इसको दोनों को मिलाकर क्या कह सकते हैं, बोलस प्लस गैस्ट्रिक ज्यूस का मिक्सअप क्या होता है, काइम कहलाता है। ये पर्टिकुलर काम किसके होते हैं, स्टमक के होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं और यहाँ पर जो है पूरा यानी स्टमक जो है कंप्लीट स्टमक नहीं है और यहाँ पर आधा स्टमक क्या हो गया है, कट गया है या काट दिया गया है, जिसको सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के कारण यहाँ पर कंडीशन डेवलप होगी एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। ये कंडीशन इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर डेवलप होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर
ये कॉज हो गया। सबसे पहले हमने डेफिनेशन के बारे में देखा। नेक्स्ट हमने कॉज क्या है ऑलरेडी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर डायग्नोस्टिक मेजरमेंट। हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जब भी पेप्टिक सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी होगी सर्जन के द्वारा किया जाएगा, उस समय पेशेंट को ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि अब आपके अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप रहेगी, लाइफ टाइम डंपिंग सिंड्रोम क्या होगा। यहाँ पर डायग्नोस्टिक मेजरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले से ही मरीज को पता रहेगा या स्टाफ के द्वारा बता दिया जाएगा। नो नीड फॉर डायग्नोस्टिक मेजरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जो होगा डायग्नोस्टिक मेजरमेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है या ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिसको परफॉर्म करने से पर्टिकुलर जो डंपिंग सिंड्रोम है इसकी कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। पर्टिकुलर इसके लिए क्या है, एडवाइस है। क्या है, एडवाइस। पेशेंट डंपिंग सिंड्रोम का होगा तो उसको क्या स्टेप देंगे, एडवाइस देंगे। एडवाइस में कौन कौन सी देंगे, उसको पेशेंट को बोलना है कि आप जो भी डाइट लेते हो, यानी हमने देखा कि ये टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है। 1.5 से 2 लीटर खाने का ये क्या कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है। लेकिन आधा स्टमक कटने के बाद जो पेशेंट जितना भोजन 2 टाइम में करता था, जितना मील 2 टाइम में खाता था, अब उसी उतने खाने को कम से कम वो 7 से 8 टाइम में खाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रीक्वेंट स्मॉल डाइट। फ्रीक्वेंट बार बार लेना है और डाइट क्या लेनी है, थोड़ी सी लेना है। ठीक है, फ्रीक्वेंट बार बार और स्मॉल डाइट लेनी है, थोड़ी थोड़ी करके उसको ज़्यादा नंबर में या ज़्यादा टाइम में उसको लेना है डाइट को। और डाइट में मोस्टली यहाँ पर देखें तो अवॉइड, या यहाँ पर लेना है अवॉइड टू टेक वाटर और लिक्विड एट द टाइम ऑफ मील। खाने के समय क्या नहीं करना है, क्या नहीं लेना है, पानी या लिक्विड को नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि अगर इसके स्टेप की बात की जाए तो यहाँ पर स्टेप ऑफ इम्पटीनेस ऑफ स्टमक, या स्टेप यहाँ पर ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ इम्पटीनेस ऑफ स्टमक। यहाँ पर वाटर या लिक्विड को खाने के साथ में क्यों नहीं देना है, यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले जो ऑर्डर होता है स्टमक का इम्पटी होने का, सबसे पहले स्टमक से इंटेस्टाइन में सबसे पहले जाता है लिक्विड के बाद क्या जाता है, सेमी सॉलिड, उसके बाद क्या जाता है, सॉलिड। कहने का मतलब स्टमक से सबसे पहले लिक्विड खाली होता है, उसके बाद सेमी सॉलिड, उसके बाद सॉलिड। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा डिसीज़ है, जो हमारी डिसीज़ कंडीशन है, उसके अंदर ऑलरेडी क्या हो रहा है, जल्दी से जल्दी फूड का या गैस्ट्रिक कंटेंट का किसके अंदर जा रहा है, वो फास्ट मूव कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। तो हमें क्या करना है, उसको बचाना है। इतने फास्ट मूवमेंट को हमें बचाना है, तो क्या करेंगे, हम ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पर लिक्विड सबसे पहले जाता है, तो हमें ऐसी चीज़ नहीं देनी है जिससे कि जल्दी से जल्दी पेशेंट का स्टमक खाली हो जाए। तो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है वाटर को या लिक्विड को जब पेशेंट खाना खाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, और खाने में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करना है, अगर इसकी देखी जाए तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट देखा जाए कि खाने में या डाइट में सबसे पहले क्या मूव करता है, तो सबसे पहले करता है मूव CHO, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट या लिपिड। यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने देखा था जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन स्टार्ट तो केमिकली रूप से अपना माउथ से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका कोई डाइजेशन अपने स्टमक के अंदर नहीं होता है। अगर इसका कोई काम स्टमक के नहीं अंदर होता है तो यहाँ पर ये स्टमक के अंदर नहीं रुकेगा। नेक्स्ट होता है प्रोटीन। हमने देखा है कि यहाँ पर प्रोटीन थोड़ा सा, या बात करें यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन का यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक पर्टिकुलर एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसका थोड़ा सा डाइजेशन होता है, उसके बाद ये चला जाता है। नेक्स्ट फैट है। फैट यहाँ पर अगर यहाँ की बात करें फैट, तो सबसे ज़्यादा टाइम तक रुकने वाला कौन सा सब्सटेंस है, फैट है। फैट सबसे ज़्यादा टाइम
यहाँ लेता है या सबसे ज़्यादा रुकता है, उसके बाद प्रोटीन हो गया, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर खाने में क्या देंगे, खाने में हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे इसको फैट डाइट। फैट डाइट क्यों देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जल्दी हो रहा है, यानी जल्दी पास आउट या जल्दी स्टमक से जल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोवाइड, क्या, प्रोवाइड हाई फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। क्या देनी है, हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है। और इसकी बात करें तो लिक्विड को क्या करना है, अवॉइड करना है एट द टाइम ऑफ मील, मील के समय पर क्या करना है, लिक्विड का अवॉइड करना है। यहाँ पर बात करें कि क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर है अलाउ द पेशेंट टू हैव या टू टेक सुपाइन पोजीशन आफ्टर मील। क्या करना है, पेशेंट को, यहाँ पर हमने देखा स्टमक से किस में जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में फास्ट फूड का फास्ट मूवमेंट हो रहा था। तो यहाँ पर क्या करना है, अलाउ द पेशेंट टू टेक सुपाइन पोजीशन आफ्टर मील। यहाँ पर पेशेंट को खाने के बाद अलाउ नहीं करना है कि आपको थोड़ा सा वॉक करना है, वॉक नहीं कराना है, या स्टैंडिंग पोजीशन पेशेंट को बिल्कुल नहीं रखनी है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण स्टमक से जितना गैस्ट्रिक कंटेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर फास्ट मूव कर जाएगा, उसको हमें बचाना है। और उसको कौन सी पोजीशन देनी है, उसको सुपाइन पोजीशन देनी है। पेशेंट को अलाउ करना है कि आप लेट सकते हैं, सुपाइन पोजीशन पेशेंट को देनी है। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर डाइट बात करें, do not allow the patient to walk after फूड या आफ्टर मील। खाने के बाद क्या नहीं करना है, पेशेंट को ये नहीं अलाउ करना है कि आप क्या करें, आप टहलें या चलने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये क्या हो गई, पर्टिकुलर इसके मैनेजमेंट हो गए। मैनेजमेंट में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे कि पेशेंट को ट्रीट किया जा सके, या उसमें ऐसी कोई सर्जरी नहीं है, और यहाँ पर कोई मेडिसिन भी नहीं है जिसको पर्टिकुलर पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। यहाँ पर सिर्फ व सिर्फ पेशेंट को एडवाइस देनी है और क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर लिया। ये छोटा सा लेक्चर था आज। आशा करता हूँ कि डंपिंग सिंड्रोम जो आज के लेक्चर में पढ़ाया गया है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।